ये कोई शादी नहीं है, ये एक सौदा है, एक ऐसा घिनौना कारोबार जो गरीब खानदानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी बेटियों को गुलामी की दलदल में धकेल देता है। आज हम दुल्हनों की स्मगलिंग के इसी तारीक नेटवर्क पर बात करेंगे। एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। हर बड़ी तहकीकात की शुरुआत अक्सर एक छोटे से सवाल से होती है और हमारी कहानी भी एक वायरल वीडियो से शुरू हुई जिसने एक बहुत ही अजीब और परेशान कुन सवाल खड़ा किया। सोचें, एक पाकिस्तानी कच्ची आबादी की बच्ची और वो इतनी रवानी से चीनी ज़बान बोल रही है। ये सिर्फ ज़बान का मामला नहीं था, ये इस बात का इशारा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उसी वायरल वीडियो से बात शुरू करेंगे, फिर हम इस शादी के बाजार को समझेंगे कि ये है क्या। उसके बाद इंसानी स्मगलिंग के पूरे बिजनेस मॉडल का तज्जिया करेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर इंसाफ क्यों नहीं हो पाता और ये कि ये बहरान आज तक क्यों जारी है, और आखिर में हम इसके हल पर बात करेंगे। तो तसव्वुर करें इस्लामाबाद की एक कच्ची आबादी जहां लोगों के पास बुनियादी सहूलियात तक नहीं हैं, और वहां इस माहौल में एक छोटी सी बच्ची आराम से चीनी ज़बान बोल रही है। लेकिन असल तशवीश की बात तब हुई जब इसी इलाके में चीनी सयाह नज़र आने लगे। अब आप खुद सोचें, एक ऐसी जगह जहां सयाहों के लिए देखने को कुछ भी नहीं है, वहां ये लोग क्या कर रहे थे? यही वो बेजोड़ तस्वीर थी जिसने खतरे की घंटी बजाई। और बस तहकीकाती इदारों के लिए यही पहला रेड फ्लैग था। देखें, जब भी ऐसी गैर मामूली सरगर्मियां किसी ऐसी जगह पे नजर आती हैं तो ये अक्सर इस बात का इशारा होता है कि कोई मुनज़्ज़म गिरोह कमज़ोर कम्युनिटीज़ में अपने पांव जमा रहा है। ये कोई मासूमाना बात नहीं थी, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म जुर्म की शुरुआत थी। लेकिन ये जो बच्ची की कहानी है ना, ये कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उसके लिए हमें वापस 2019 में जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये पूरा बहरान पहली बार खुलकर पूरी दुनिया के सामने आया था। आप खुद देखें, 2019 में ही अलार्म बजना शुरू हो गए थे। अप्रैल में ह्यूमन राइट्स वॉच ने वार्निंग दी, फिर मई में एसोसिएटेड प्रेस ने केसेस रिपोर्ट किए, और साल के आखिर तक तो अल जजीरा ने बाकायदा मुतासिरीन की एक सरकारी फहरिस्त तक शाये कर दी। मतलब सब कुछ पता चल चुका था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पर कोई एक्शन हुआ? ये अल्फाज सुनिए, ये सिर्फ एक लड़की की दास्तान नहीं है, ये उस गहरे धोखे की कहानी है जिसका शिकार सैकड़ों लड़कियां हुईं। उनको सिर्फ एक बेहतर मुस्तकबिल का लालच नहीं दिया गया, उनके साथ मज़हब के नाम पर भी धोखा हुआ। ये स्मगलर जानबूझकर पाकिस्तानी मसीही बिरादरी को निशाना बना रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ गुर्बत और समाजी दबाव की वजह से लोग आसानी से उनके जाल में फंस सकते हैं। तो आइए अब ज़रा समझते हैं कि ये पूरा नेटवर्क, ये पूरा कारोबार आखिर चलता कैसे है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई इधर उधर के वाक़यात नहीं हैं। ये एक पूरा बाजार है, एक बिजनेस जहाँ लड़कियाँ एक प्रोडक्ट हैं, उनके घर वाले कस्टमर हैं और ब्रोकर्स वो सेल्समैन हैं। यहाँ इंसानी ज़िंदगी की बोली लगती है। उनके काम करने का एक तयशुदा तरीका है। सबसे पहले ये उन कमज़ोर ख़ानदानों को ढूंढते हैं जो गरीब हैं, फिर उन्हें झूठे वादे करके पैसों का लालच देकर एक जाली शादी का इंतज़ाम करते हैं। इसके बाद लड़की को चीन भेज दिया जाता है, अक्सर किसी दूर दराज गाँव में, और वहाँ जाकर उसे बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है। और फिर शुरू होता है असल जुल्म, जहाँ उनसे उनकी हर उम्मीद छीन ली जाती है। और इस सब के पीछे मकसद क्या है? पैसा। कितना पैसा? एक अंदाजे के मुताबिक एक चीनी आदमी एक पाकिस्तानी लड़की के लिए $65,000 तक देने को तैयार होता है। $65,000। और लड़की के घर वालों को क्या मिलता है? उनकी गुर्बत का, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें दिए जाते हैं सिर्फ $1,500। ज़रा इस फ़र्क को देखें, $65,000 और $1,500। यहाँ से आप इस इस्तेसाल का पैमाना समझ सकते हैं। अच्छा, जुर्म इतना वाज़िया था, सबूत थे, तो फिर रियासत ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अब बात करते हैं इस नाकामी की कि हमारा सिस्टम कहाँ नाकाम हुआ। ये नंबर देखें, 629। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये 2019 में पाकिस्तानी तफ्तीशकारों की अपनी बनाई हुई सरकारी फहरिस्त थी उन लड़कियों और ख़वातीन की जो इस स्मगलिंग का शिकार हुई।
اس کا مطلب صاف ہے، ریاست کو سب کچھ پتا تھا۔ یہ 629 زندگیاں تھیں جن کی کہانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں۔ اور اب دیکھیں کہ اس معلومات کا ہوا کیا۔ ایک طرف تفتیش میں 629 متاثرین کی نشاندہی ہوئی، نتیجہ تفتیش ہی روک دی گئی۔ 52 چینی شہریوں پر الزامات لگائے گئے، لیکن ان میں سے 31 کو بری کر دیا گیا۔ گواہ بھی تھے، لیکن یا تو انہیں خاموش کروا دیا گیا یا وہ اپنے بیانات سے مکر گئے۔ یہ صاف صاف اعلیٰ سطح پر دباؤ اور مداخلت کا معاملہ تھا۔ اور یہ دباؤ کیوں تھا؟ وجہ بالکل صاف ہے، جیو پولیٹیکل مفادات۔ پاکستان کے چین کے ساتھ اتنے گہرے معاشی اور سیاسی تعلقات ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے انسانی حقوق کو نظر انداز کر دیا گیا، انصاف کو ترقی اور سفارتکاری کے نام پر قربان کر دیا گیا۔ تو 2019 میں جو انصاف نہیں ملا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج 2025 ہے اور مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ سال بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، لیکن ان لڑکیوں کی قسمت نہیں بدلی، کیونکہ جب آپ مجرموں کو سزا نہیں دیتے تو آپ انہیں جرم جاری رکھنے کا گرین سگنل دیتے ہیں، اور وہی ہوا۔ اور اس بات کا ثبوت یہ دیکھیں 2025 کی چند خبریں۔ ایک چینی شہری پکڑا گیا، ایک عورت کو $3,500 میں سمگل کرتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ FIA کی رپورٹس تصدیق کر رہی ہیں کہ راولپنڈی سے اب بھی یہ آپریشنز چل رہے ہیں۔ مطلب صاف ہے، سمگلر بے خوف ہیں۔ یہ کوئی گزرا ہوا قصہ نہیں، یہ آج کی ابھی کی تلخ حقیقت ہے۔ تو ہم نے مسئلے کو تو ہر اینگل سے دیکھ لیا، لیکن صرف مسئلہ ڈسکس کرنا کافی نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں حل کی۔ آخر اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اعلیٰ سطح پر پالیسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ویزا اور امیگریشن کے قوانین سخت کرنے ہوں گے۔ اسمگلنگ کی تحقیقات کو ہر قسم کے سیاسی دباؤ سے آزاد کرنا ہوگا۔ متاثرین کی مدد کے لیے خصوصی فنڈز بنانے ہوں گے، اور یہ جو شادی کروانے والے بروکرز ہیں، ان کی ایسی سخت جانچ پڑتال ہونی چاہیے کہ کوئی اس سسٹم کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن صرف پالیسی کافی نہیں ہے، اصل کام زمینی سطح پر ہونا ہے۔ ہمیں کمیونٹیز کو بااختیار بنانا ہوگا، انہیں آگاہی دینی ہوگی، سوشل میڈیا پر مہم چلانی ہوگی، ایسی کمیونٹیز میں جا کر انہیں معلومات دینی ہوگی تاکہ وہ ان بروکرز کو پہچان سکیں، اور ایسی ہاٹ لائنز بنانی ہوں گی جہاں کوئی بھی ڈرے بغیر مشکوک بروکرز کے بارے میں رپورٹ کر سکے۔ آخر میں کمیونٹی ہی ان لوگوں کے خلاف سب سے بڑی دیوار بن سکتی ہے۔ اور آخر میں سب کو اس ایک سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب ثبوت بالکل سامنے ہوں، جب متاثرین چیخ چیخ کر بتا رہے ہوں لیکن انصاف پھر بھی نہ ملے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال صرف سوچنے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال ہم سب سے ایکشن کا مطالبہ کرتا ہے، سسٹم کو جوابدہ بنانے کا اور تبدیلی مانگنے کا۔